वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है 4x4 और ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और ये थ्रिलर सस्पेंस बेस्ड मूवी है और इस मूवी की कहानी थ्रिलर क्राइम पर बेस्ड है। इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो इस मूवी की शुरुआत में हम सीरो नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो कि अर्जेंटीना के एक शहर ब्यूनो एरिस नाम की जगह पर घूम रहा होता है और सीरो एक चोर होता है और जब वो अपनी पसंद की एसयूवी को देखता है तो वो उस कार की लॉक को खोलकर अंदर घुस जाता है, मगर वो कार को नहीं चुराता बल्कि वो कार के स्टीरियो को निकाल लेता है और उसे उस कार में एक सनग्लास मिलता है और सीरो उस सनग्लास को लगा लेता है और फिर सीरो को लगता है कि अब उसे उस कार से निकल जाना चाहिए और बाहर निकलने के लिए जैसे वो कार के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है वो कार का दरवाजा खुलता ही नहीं और वो कार के बाकी तीनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है मगर उस कार का एक भी दरवाजा नहीं खुलता और वो कार के बैक सीट पर जाता है और कार के ट्रंक से निकलने की कोशिश करता है मगर वो भी नहीं खुलता और फिर सीरो घबराने लगता है और इसीलिए वो खिड़की के एक ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है मगर वो भी चीज काम नहीं करती और फिर सीरो कार के दरवाजे के कवर को फाड़कर उसके डोर को ओपन करने की कोशिश करता है मगर उसके ही हाथ में चोट लग जाती है और उसका हाथ ब्लीड होने लगता है मगर उस कार का डोर नहीं ओपन होता और इतने बार नाकाम होने के कारण फिर सीरो अपना गन निकालता है और कार के सामने वाले ग्लास पर शूट करता है मगर वो बुलेट बाउंस होकर सीरो के पैर पर लग जाता है और फिर सीरो दर्द के कारण बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और उसके पैर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और फिर सीरो अपनी टी शर्ट को निकालकर अपने पैर पर बांध लेता है ताकि उसके पैर से ब्लीडिंग रुक जाए और पहले तो सीरो चाहता था कि कोई भी उसे ना देखे मगर पैर में बुलेट लगने के बाद वो लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है इस चीज को सोचे बिना कि कोई उसे देख लेगा उसे जेल ले जाएगा चोरी करने के इल्जाम में और तभी लकीली एक लड़की कार के पास आ जाती है और उस कार के ग्लास में खुद को देखकर मेकअप करने लगती है और सीरो उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है मगर वो लड़की कार के अंदर नहीं देख पाती यानी कि वो कार के ग्लास से कोई भी अंदर नहीं देख सकता क्योंकि उस कार के सारे ग्लासेस पोलराइज्ड है और फिर वो लड़की की तरफ चिल्लाता है उसे बुलाने के लिए मगर उस लड़की को कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो वहाँ से चली जाती है और फिर सीरो अपने वाइफ को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और फिर कई घंटे बीत जाने के बाद सीरो थक हार कर उस कार में ही सो जाता है और फिर जब सीरो अगले दिन सोकर उठता है तो उसे बहुत जोर की प्यास लगती है मगर उसके पास का पानी भी अब खत्म हो चुका है और इसीलिए सीरो खिड़की को चाटने लगता है खिड़की में लगे फॉग के कुछ बूंदों के लिए ताकि उस वजह से उसे थोड़ी सी पानी मिल जाए और फिर सीरो अपने बैग से स्टीरो को निकालता है और कार में लगा देता है और फिर वो रेडियो चलाता है और उस रेडियो में सीरो का पसंदीदा गाना चल रहा था और सीरो थोड़ी देर के लिए ही सही मगर वो गाने में खो जाता है और फिर उसी गाने को सुनकर उसे गाड़ी में से निकलने का मोटिवेशन मिलता है और फिर वो कार के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और तभी उसे फोन बजने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कार के स्टीरियो में से आ रही थी और सीरो कॉल को उठाता है और एक आदमी सीरो से बात करता है और कहता है कि उसका नाम है डॉक्टर एंड्रिक फेरारी और आगे वो कहता है कि वो इस एसयूवी कार का मालिक है और उसके कार को 28 बार चोर ने चोरी करने की कोशिश की है और सीरो उस कार को चुराने वाला 29th चोर होता है और ये बात को सुनकर सीरो गुस्सा होने लगता है और वो एंड्रिक से कहता है कि उसे इस कार से बाहर निकाले और एंड्रिक सीरो से कहता है कि शट योर माउथ एंड लिसन टू मी और एंड्रिक उसे बताता है कि उसने अपने कार को 4x4 नाम दिया है और इस कार में एक अलार्म लगा हुआ है जो कि उसके फोन से कनेक्टेड है और उसी फोन से वो उस कार के सारे दरवाजे को बंद कर देता है और वो बताता है कि वो कार बुलेट प्रूफ है साउंड प्रूफ है और उसके सारे के सारे विंडोज और विंडशील्ड ग्लास भी पोलराइज्ड है यानी कि कार के बाहर देखा जा सकता है मगर बाहर के लोग कार के अंदर नहीं देख सकते और वो कहता है कि सिर्फ गैस की टैंक ही बुलेट प्रूफ नहीं है जिसमें 120 लीटर फ्यूल स्टोर हो सकता है और इस वक्त उस कार की टैंक फुल है और एंड्रिक सीरो को सावधान करते हुए कहता है कि उस कार का टैंक फिलहाल एक बॉम्ब की तरह काम करेगा और अगर सीरो कुछ भी करने की कोशिश करेगा
तो वो इस कार के बॉम्ब को ट्रिगर करके उसे उड़ा देगा। और सीरो ये सब कुछ बस चुपचाप से सुन रहा होता है। और तभी डॉक्टर एंड्रिक बताता है कि वो एक विडोवर है, यानी कि उसकी वाइफ मर चुकी है और उसका जन्म क्विल्मस में 60 साल पहले हुआ था। और उसका बचपन भी बहुत ही ज्यादा साधारण सा होता है और उसके घर के दरवाजे को कभी भी लॉक नहीं किया जाता था। और अब उसकी हालत इतनी बुरी है कि वो अपने पुराने लाइफ को बहुत मिस करता है। और फिर एंड्रिक सीरो से पूछता है कि तुम क्या करते अगर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारा बेटा भी चोरी करता है। और फिर सीरो कहता है कि अब बहुत हुआ और वो एंड्रिक को धमकी देता है कि वो पुलिस को रिपोर्ट कर देगा। और वो एंड्रिक को कहता है कि वो उसे इस कार से निकाले ताकि वो एंड्रिक के फैमिली को सबक सिखा पाए। मगर इससे पहले कि सीरो अपनी बात को पूरा कर पाता, एंड्रिक फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद एंड्रिक कार का एसी ऑन कर देता है और उसे सबसे कम टेम्परेचर पर लेकर जाता है सीरो को टॉर्चर करने के लिए। और फिर सीरो एसी को बंद करने की कोशिश करता है मगर कोई भी फायदा नहीं होता और फिर उसे कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलता। तब सीरो अपने जख्म पर से उस शर्ट को निकालता है और ठंड से बचने के लिए पहन लेता है। और ब्लीडिंग से बचने के लिए वो अपने जीन्स के टुकड़े को फाड़कर अपने घाव पर बांध लेता है। अब ठंड के वजह से सीरो को कुछ घंटे टॉर्चर करने के बाद एंड्रिक एक बार फिर से कॉल करता है और फिर से वो सीरो को वही सवाल पूछता है कि तुम क्या करते अगर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारा बेटा चोरी करता है। और वो कहता है कि वो सीरो को पानी देगा अगर सीरो उसके सवाल का जवाब देगा तो। मगर सीरो जो जवाब देता है उससे एंड्रिक का मन नहीं मानता और फिर सीरो एंड्रिक से रिक्वेस्ट करता है कि अब रुक जाओ। और वो कहता है कि उसने सबक सीख लिया है। मगर एंड्रिक को सीरो की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर डॉक्टर एंड्रिक सीरो को एक हादसे के बारे में बताता है कि पिछले दिसंबर में 2 आदमी उसकी बेटी के घर में घुस आए थे जब उसकी बेटी कार को पार्क कर रही थी। और एंड्रिक कहता है कि उसने अपनी बेटी को ऐसे सिचुएशन के लिए ट्रेन किया था और जरूरत पड़ने पर वो अपना सारा पैसा निकालकर उन्हें दे दे। मगर शायद से वो ट्रेनिंग भी कम पड़ गई और उन 2 आदमियों ने एंड्रिक के पोते को 3 घंटे तक गन पॉइंट पर रखा। और सीरो को एंड्रिक की स्टोरी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसे कहता है कि तुम कैसे डॉक्टर हो जो कि एक घायल आदमी को पानी तक नहीं देता। और फिर एंड्रिक कहता है तो सोच लो कि मैं कैसा डॉक्टर हूँ। और वो फोन को कट कर देता है और उस वजह से सीरो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने सामने एक पुलिस की कार को देखता है जो ठीक उस एसयूवी के सामने रुकती है। और सीरो को ऐसा लगता है कि शायद से अब वो बच जाएगा और वो पुलिस का ध्यान अपने तरफ करने की कोशिश करता है। मगर वो पुलिस एसयूवी पर एक टिकट लगाकर चला जाता है। और फिर कुछ घंटों के बाद एंड्रिक एक बार फिर से कॉल करता है और वो सीरो से उसका नाम और उसका आईडी मांगता है और वो कहता है कि उसके बदले में वो उसे पानी देगा। और फिर सारे डिटेल्स बताने के बाद एंड्रिक उसे बताता है कि वॉशर होज में पानी है और वो लाइट ब्लू कलर का पानी होता है। मगर सीरो को इतनी प्यास लगी होती है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो पूरा पानी पी जाता है। और पानी पीने के बाद उसे थोड़ा सा रिलीफ लगता है। मगर सीरो बहुत ज्यादा भूखा होता है और इसीलिए वो एक कीड़े को खा लेता है जो कि किसी तरीके से कार के अंदर घुस आया था। और फिर सीरो अपने घाव को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका घाव पूरी तरीके से पीला पड़ चुका है, शायद से वो इन्फेक्टेड हो चुका है। और सीरो को तेज बुखार भी हो जाता है। और फिर एंड्रिक अपना टॉर्चर थोड़े देर के लिए बंद कर देता है और सीरो के लिए एसी को ऑन कर देता है ताकि सीरो को थोड़ा सा आराम मिल सके। और तभी एंड्रिक सीरो को बताता है कि वो भी बीमार है और वो कैंसर से मर रहा है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 ही साल बचा है। और वहीं पर एंड्रिक बात करते रहता है और सीरो अपना सारा कपड़ा उतारकर कार में सो जाता है और सीरो का पूरा बॉडी येलो पड़ चुका है। और फिर नींद से जागने के बाद सीरो कार का मैनुअल पढ़ता है और वो सोचता है कि शायद इसमें से कोई रास्ता मिल जाए जिससे कि वो गाड़ी से बाहर निकल सके। मगर सीरो इतना भूखा होता है कि वो मैनुअल का कागज ही खाने लगता है जिससे हमें पता चल सकता है कि सच में सीरो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और वो अपने टॉयलेट को भी पीने लगता है ताकि वो अपने प्यास को मिटा सके। और तभी सीरो को लगता है कि शायद उसके लिए कुछ अच्छा हो क्योंकि तभी 2 चोर उसी गाड़ी को चुराने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और वो चोर उस कार को अनलॉक करने की कोशिश करता है। मगर वहीं पर एक पड़ोसी उन चोर को पकड़ लेता है और उन्हें बुरी तरीके से पीटता है और वहाँ पर पुलिस पहुंचकर उस चोर को अरेस्ट कर लेती है। और फिर रात हो जाती है और फिर सीरो पानी ना मिलने पर और भूखे रहने के चक्कर में कुछ भी बोलने लगता है और वो कहता है कि कुछ लोगों के पास कितना कुछ होता है और वो लोग गरीबों को अगर थोड़ा सा दान दे देंगे तो
उसमें सबका फायदा हो सकता है। और वो कहता है कि इस दुनिया में कितने सारे लोग गरीब हैं, मगर इस दुनिया पे सिर्फ अमीर लोग का ही राज चलता है। और वो कहता है कि वो कभी भी किसी अमीर लोगों की नहीं सुनेगा और इसीलिए वो एक चोर बना है अपने पापा और अपने दादा की तरह। और अगले दिन एंड्रिक दोबारा से एक बार कॉल करता है और वो सीरो के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता है और वो कहता है कि आज उसका मूड बहुत ज्यादा अच्छा है और इसीलिए वो सीरो को एक चॉकलेट देता है जो कि गाड़ी में ही कहीं पर छुपा हुआ था। और फिर सारा दिन गाड़ी के अंदर बैठे रहने के बाद और लोगों को अंदर से बाहर देखने के बाद सीरो फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और वो कार के डोर के कवर को हटाकर एक छोटा सा होल बना लेता है और चिल्लाने लगता है, मगर इतने छोटे से होल से उसे कोई भी सुन नहीं पाता। और एंड्रिक उसे बताता है कि उसने सीरो के फैमिली से बात की है और वो सीरो को उसके फैमिली मेंबर्स का नाम बताता है। और उसे सुनकर सीरो रोने लगता है और कहता है कि मेरी फैमिली को कुछ भी मत करना। और वो एंड्रिक से पूछता है कि मैंने क्या किया है कि तुम मेरे साथ ऐसा सब कुछ कर रहे हो। और फिर एंड्रिक सीरो का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालता है और कहता है कि तुम पहले लोगों को जान से मार चुके हो। और सीरो कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मगर एंड्रिक के पास प्रूफ होता है जिसमें लिखा हुआ है कि सीरो ने सेलर ने ब्रदर्स को जान से मार दिया और उसने एक बस ड्राइवर को बहुत बेरहमी से पीटा भी है। और सीरो कहता है कि हाँ मैंने गलती की है, मगर मैंने उसे पे बैक भी कर दिया है। और फिर सीरो अपने फोन को सोलर पावर से चार्ज करता है और फिर अपनी वाइफ को कॉल करता है, मगर उसका कॉल सीधा वॉइस मेल पर कनेक्ट हो जाता है। और सीरो अपनी वाइफ से कन्फेस करता है कि उसने क्या क्या किया है और उसी वॉइस मेल पर वो अपनी वाइफ से माफी मांगता है। और फिर सीरो कार का स्टार्ट बटन दबाते हुए उस कार को स्टार्ट कर देता है, उस कार के गियर को रिवर्स मोड में डालता है, मगर गियर रिवर्स मोड में ही अटक जाता है और उसकी गाड़ी पीछे भागने लगती है। और फिर सीरो जिस कार में बैठा हुआ था वो एक पिलर से टकराकर क्रैश कर जाता है, मगर एयरबैग्स के एक्टिवेट होने की वजह से सीरो घायल नहीं होता। और फिर कार के टकराने की वजह से उस कार की एक कांच कमजोर हो जाती है, जिससे सीरो फाइनली उस कार से बाहर आ जाता है। और फिर वो किसी तरीके से एक रेस्टोरेंट पहुंचता है और वहां जाकर खाना खाता है। और वहां का मैनेजर सीरो से कहता है कि खाने का पैसा देने के लिए और वहां से जल्दी से निकलने के लिए कहता है। और वो सुनकर सीरो को गुस्सा आता है और वो उस मैनेजर को शूट कर देता है। और फिर सीरो सोकर उठता है और तभी उसे समझ आता है कि वो सब कुछ एक सपना था और वो अभी भी कार के अंदर ही फंसा हुआ है। और एंड्रिक उसे एक बार फिर से कॉल करता है और फिर वो खुद को रिवील करता है और वो उसे कहता है कि कार के सामने देखो। और फिर एंड्रिक कार के अंदर आता है और सीरो बहुत ज्यादा थक चुका है और इसीलिए वो बाहर भागने की कोशिश भी नहीं करता। और फिर एंड्रिक जो एक डॉक्टर है वो सीरो के जख्म को चेक करता है और तभी एंड्रिक को कॉल आता है और फिर सीरो अचानक से एंड्रिक को शूट कर देता है और फिर वो कार से बाहर निकल आता है, मगर एंड्रिक फिर से सीरो को कार के अंदर ले आता है। और तभी उन्हें एक पुलिस ऑफिसर देख लेती है और वो डॉक्टर एंड्रिक को कहती है कि गन नीचे करो। और ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं और मीडिया और पुलिस उस जगह को घेर लेती है, मगर एंड्रिक सीरो को छोड़ने से मना करता है। और फिर पुलिस के लाख मना करने के बावजूद भी वो सीरो को नहीं छोड़ता। और फिर वहाँ पर एक नेगोशिएटर जूलियो आमाडियो को बुलाया जाता है जो एंड्रिक से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और फिर एंड्रिक बताता है वो सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जो लोगों को फेस करना पड़ता है, जिसके बारे में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती। और गवर्नमेंट इसलिए इग्नोर करती है क्योंकि उस चीज से लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होता। और वो कहता है कि जब वो हॉस्पिटल जाता है तो वो जगह जगह डॉग्स के शिट को देखता है और उस डॉग के ओनर्स उन्हें साफ भी नहीं करते। और इस बात से वहाँ पर खड़े हुए आम लोग और मीडिया बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और वो सोचते हैं कि एंड्रिक बिल्कुल सही कह रहा है। और फिर जूलियो एंड्रिक से बात करता है और वो सीरो को छोड़ने के लिए मना लेता है और पुलिस सीरो को अरेस्ट कर लेती है। और जूलियो एंड्रिक को सरेंडर करने के लिए कहता है, मगर एंड्रिक अपने कार में बैठता है और कार के ऊपर अपने फोन में एक टाइमर लगा के रख देता है। और जूलियो को लगता है कि वो एक टाइम बॉम्ब है और वो सबको वार्निंग करता है कि पीछे हट जाओ। और तभी वो एसयूवी ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से एंड्रिक तो मर जाता है, मगर उसी चीज को देखकर बाकी के लोग इमोशनल हो जाते हैं। और इसी के साथ 4x4 इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।